हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं नए टॉपिक्स को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, उसके बाद हम देखेंगे जो एडिटोरियल डिस्कशन। कुछ एक दो न्यूज़ हैं जिसको हम पहले तो देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे कि क्या चल रहा है देश में। उसके बाद जो मेन हमारे जो एडिटोरियल्स है उस पर हम डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले चलिए हाईलाइट्स देखते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज के हमारे पूरे इस कार्यक्रम को। तो सबसे पहली हाईलाइट क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि संजय सिंह जो है गेट्स बेल, नो ट्रेस ऑफ मनी ट्रेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को बेल दे दी है। ये जो है आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, पिछले 6 महीने से जेल में थे। ईडी ने इनके खिलाफ वही आबकारी वाला मामला था जिसमें क्या है इनको जेल हुई थी ईडी के कहने पर, और अभी फिलहाल इनको छोड़ दिया गया है। तो देखेंगे क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इनको बेल दे दी है फाइनली। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, वाई डिड सेंटर टर्न अ ब्लाइंड आई टू पतंजलि कोविड क्योर क्लेम्स। देखिए पतंजलि जो है बाबा रामदेव जी का, उन्होंने क्या है मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट की है अपने कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के, जैसे कि मेडिसिन वगैरह को लेकर के। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट अभी तक चुप क्यों थी। कोविड के टाइम पे इन्होंने अपनी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि बेची आयुर्वेद का नाम लेकर के, और 100% जो है ट्रीटमेंट की गारंटी दे करके बेची। तो इस तरीके की मिसलीडिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये एससी का कंसर्न है। साथ के साथ रामदेव जी की भी अब तकलीफें थोड़ी बढ़ने वाली है। तो देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा और कौन से एक्ट के तहत ये पूरा मामला होता है उसको भी देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स ग्रो 21% टू 3.9 लाख करोड़। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, जो छोटे लेवल पे जो कम आय वाले व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं, कोई ग्रुप होता है, उनको क्या है ऋण प्रोवाइड कराया जाता है सो दैट वो क्या कर सके, अगर उनको कोई भी उद्योगों में लगाना है पैसा या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जाता है। तो अभी देखा गया है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो हम देखेंगे माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है, हम ये भी देखेंगे कि किस सेक्टर को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मोस्टली जो है वो एमएसएमई सेक्टर्स को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हम देख लेंगे उसको भी, हमारे पीटी के लिहाज से जो भी यहाँ पर फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम देखते हुए इस पूरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अबॉर्शन लीगल इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज बट फ्यू वुमेन नो देयर राइट्स। देखिए अबॉर्शन जो है वो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में लीगल कर दिया गया है और एक महिला का ये अधिकार होगा जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंदर ये आएगा कि वो चाहे तो अबॉर्ट कर सकती है बच्चा। लेकिन ये पूरा कंसर्न क्या आया हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको हम देख लेंगे लास्ट में। उसके बाद हमारी जो हाईलाइट क्या है, इन द कच्चातीव आइसलेट डिस्प्यूटेड। अभी जो कच्चातीव के ऊपर में पहले पीएम मोदी जी ने बोला, उसके बाद कांग्रेस ने उनके ऊपर पलटवार किया, और अब क्या है चूँकि श्रीलंका का भी इसमें एक पार्ट है, श्रीलंका भी इसका एक पार्ट है। तो अभी श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, और फिर साथ के साथ ये मुद्दा जो है थोड़ा सा और रेज हुआ है। अभी 2-3 दिनों से ये बहुत लगातार चल रहा है। तो इस पर एक छोटा सा एडिटोरियल आया हुआ है, उसको हम देखेंगे कि क्या इशू रहे हैं, क्या हिस्ट्री रही है, और क्या है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये कच्चातीव वाला पूरा मुद्दा। तो देखेंगे इसको हम। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, विल इंडिया एक्सपीरियंस मोर हीट वेव डेज दिस समर। कल हमने बात की थी कि जो आईएमडी है उसने बोला है, उन्हें वार्न किया है कि अप्रैल और मई जो है उसमें हीट वेव की कंडीशंस बहुत ज़्यादा आने वाली है, और जो इलेक्शन कमीशन है उनको क्या है पूर्व चेतावनी दी गई है कि ये प्रिकॉशंस मेजर लेकर के चलें। ड्यू टू अभी ड्यूरिंग इलेक्शंस क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस हीट वेव की चपेट में आ सकते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया हुआ है जिसमें बात की गई है कि क्या इंडिया जो है वो बहुत ही सीवियर हीट वेव को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है जिसमें बताया गया है कि पहले क्या आंकड़े थे और अभी क्या उसमें बदलाव हुआ है, साथ के साथ में क्या कारण है जिसकी वजह से ये फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और उसके बाद में क्या मेजर्स अभी इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे। ये आपके जीएस पेपर 3 में क्लाइमेट और इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से ये चीज़ जुड़ती है। साथ के साथ में जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है तो वो आपकी जीएस पेपर 2 में भी आता है, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन और आईएमडी इन्वॉल्व है, और ये पूरा मुद्दा जो है वो अभी फिलहाल इलेक्शन है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हीट वेव तो हेल्थ से रिलेटेड है ही, बहुत सारी जाने जाती हैं इसकी वजह से, और भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसकी वजह से क्या है गर्मी का इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ता ही पड़ता है। तो देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, श्रीलंकन मीडिया हिट्स आउट
मोदी, ये जो पहला आर्टिकल था कच्चातीव आइलैंड और उसी से रिलेटेड है कि मैंने जैसे बताया कि श्रीलंकन मीडिया ने अभी पेपर, उनके न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें छापी है और मोदी जी के बारे में बात की है कि मोदी जी और जयशंकर ने जो भी अपने वर्डिक्ट दिए, जैसे कि अब इलेक्शन का टाइम है तो ये दो पार्टियां जो है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तो दोनों आपस में ही खेल रही हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जिस दूसरे कंट्री का इसमें हित जुड़ा हुआ है उस कंट्री को कहीं ना कहीं हर्ट होता है, फिर उस कंट्री के साथ हमारे संबंधों पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये पूरा मुद्दा है, इसको देख लेंगे क्या मुद्दा है। उसके बाद हमारी अगली हाईलाइट क्या है, सीएम शुड नॉट स्टेप डाउन, आप एमएलएस काउंसलर टेल सुनीता केजरीवाल एट मीटिंग। तो यहाँ पर अब वही केजरीवाल जी से रिलेटेड बात चल रही है। हमने कल देखा था कि अभी उनको 15 दिन की और न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल में फिलहाल वो बंद हैं। आज तो न्यूज़ भी आई थी कि पहली रात बड़ी असहज कहती है, मीडिया जो है वो कुछ भी मुद्दा बनाती रहती है, तो उन्होंने केजरीवाल जी की पहली रात कैसे कटी जेल में, ये सब भी छापा हुआ है। फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की जो पूरी पार्टी है, एमएलएज हैं, उन्होंने बोला है कि सीएम के पद से केजरीवाल अभी नहीं हटेंगे। कोर्ट ने भी बोल दिया था कि ये जो मामला है वो न्यायपालिका का मामला नहीं है, संसद का मामला है, साथ के साथ में गवर्नर और राष्ट्रपति का मामला है कि सीएम को हटाना है या बने रहने देना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि 2 साल से अधिक की सज़ा होने पर ही किसी व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। और चूंकि सीएम के ऊपर अभी कोई भी एलिगेशंस जो है वो प्रूफ नहीं हुए हैं, अभी संजय सिंह जी छूट ही गए हैं, तो इस वजह से अभी न्यायपालिका जो है ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि सीएम को पद से हटा दिया जाए। तो फिलहाल ये पूरा थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, साथ के साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी जुड़ा हुआ है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, फॉर्मर अपोजिशन फिगर डायमाई टू बी स्ट्रॉन। ये जो सेनेगल के एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है कि अभी फ़िलहाल ये जेल से छूट के आए हैं और जेल से छूट के आने के बाद विदिन 2 वीक्स इनको क्या है, प्रेसिडेंट बनाया गया है सेनेगल का। तो देखेंगे उनके बारे में, साथ के साथ हम मैप के थ्रू सेनेगल की थोड़ी सी जो भी ज्योग्राफिकल स्टेटस है उसको देख लेंगे, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में पेपर्स में जो भी कंट्रीज़ होती हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ से आपके मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देख लेंगे कि क्या है सेनेगल की अवस्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो थी आज की ओवरव्यू हाइलाइट्स। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा को। तो क्या है, पहला तो एक पॉलिटिकल एंगल ये है कि संजय सिंह जी जो है वो जेल से छूट गए हैं। तो संजय सिंह गेट्स बेल, नो ट्रांस ऑफ मनी ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब इनको आबकारी मामले में इनको सज़ा हुई या इनको जेल में भेजा गया, उस टाइम पे जो भी प्रूफ थे वो कोई भी प्रूफ, कोई भी साक्ष्य इनसे जुड़े नहीं, कोई भी इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। ईडी ने ये लगाया था एलिगेशन कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे इस आबकारी घोटाले में, ना उस 2 करोड़ का कहीं पे सबूत मिला है, ना वो पैसे मिले हैं। तो इन सारे बेसिस पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल इनको बेल दी दी है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे कि ये कहीं बाहर नहीं जा सकते। फ़िलहाल ये ज़रूर इनको रियायत मिली हुई है कि ये पूरे जो भी अभी इलेक्शन का टाइम है उस टाइम पर पूरा ये अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं अपनी पार्टी के लिए और बिल्कुल न्यायिक जो राजनीतिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन कुछ इन पे बाउंडेशंस लगाई गई हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए। तो फिलहाल 6 महीने के बाद इनको क्या हुआ है, जेल से ये छूट गए हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी सी न्यूज़ है। और किस एक्ट के तहत इनके ऊपर सारा मामला लगा था, तो कल हमने चर्चा की थी पीएमएलए एक्ट की। तो पीएमएलए एक्ट अब आपको बताना है कि ये कब आया था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में पीएमएलए एक्ट आया था और कौन से ईयर से उसको क्या किया गया था, लागू किया गया था, यानी कि इम्पोज किया गया था। ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि मैंने इसको 2-3 दिन से डिस्कस किया हुआ है पीएमएलए के बारे में। तो अब हम उस पर और ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं करेंगे। पीएमएलए के अंदर ही ये सारा मामला था और उसके रिगार्डिंग ही इनको क्या किया गया था, जेल में डाला गया था। अभी केजरीवाल जी भी पीएमएलए घोटाले से रिलेटेड ही मामले के अंदर जेल में है। अगली जो न्यूज़ है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या है, हम एक तरीके के कंज्यूमर हैं, यानी कि उपभोक्ता हैं। हम क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपनी बेचती है और हम खरीदते हैं। आज के जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसमें हम क्या है, बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया, ग्लोबलाइज हो गए हैं। हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देख करके क्या करते हैं, अपने कंजप्शन में भी चेंजेस लाते रहते हैं। और क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो यहाँ पर मार्केट कंपनियों में क्या है, प्रतिस्पर्धा की भी स्थिति बहुत है। तो हर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए वो क्या करती है, वो हमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देती है। कई बार होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, कि जब भी आप कोई भी चीज़ स्क्रॉल कर लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी आपने ऐप पे या किसी साइट पे जाके आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया कि आपको उसको बाय करना है, सो अभी आप मान लीजिए उसको परचेस नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, और आपने उसको अपने ऐड टू कार्ट में डाल दिया या विश लिस्ट में डाल दिया, तो क्या होता है कि जब भी आप ऐप को खोलेंगे या कहीं पर भी आप देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी आप देखेंगे या इन ऑनलाइन परचेजिंग ऐप्स पे देखेंगे, तो आपको सबसे पहले वही चीज़ें स्क्रॉल होंगी, हाईलाइट होंगी जिसको आपने सर्च कर रखा है या विश लिस्ट में डाल रखा है। तो
तो ये क्या होता है कि एक तरीके से जो कंज्यूमर होता है उसके माइंड के साथ में खेलना होता है। इसके ऊपर बहुत सारे टाइम से एलिगेशंस कंपनियां अलग अलग कंपनियों पे लगे हैं। जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इस तरीके के मामलों को देखता है। अभी फ़िलहाल केजरीवाल जी से रिलेटेड क्या मुद्दा आया है कि इन्होंने भी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया है, कब कब किया ये, तो ये कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या बहुत भ्रामक चीज़ें फैली, जैसे कि कभी बताया गया कि नींबू का रस नाक में डाल लो तो उसको कोविड-19 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो थी उस टाइम पे। इन्होंने भी, पतंजलि और बाबा रामदेव जी ने भी अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को क्या किया, बहुत ज़्यादा 100% गारंटी के साथ बेचा कि इसके यूज़ से क्या हो सकता है, कोविड से बचा जा सकता है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है फिलहाल, तो इनको समन भेजा गया था और ये उपस्थित नहीं हुए, तो कोर्ट की अवज्ञा का भी मामला इनके ऊपर लगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट से ये पूछा है कि जब आपको मालूम है कि इन व्यक्तियों ने इतना ज़्यादा क्या किया है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है, आपके पास एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्टिबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी का जो एक्ट है 1954 का, उसके तहत केंद्र ने क्यों नहीं कोई भी इसके ऊपर क्या किया, एक्शन नहीं लिया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ड्रग एंड मैजिक एक्ट क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता या ये प्रचार नहीं कर सकता कि उनकी इस दवाई से क्या हो सकता है, 100% किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। तो ड्रग एंड मैजिक एक्ट जो है इंडिया का 1954 का, इसके तहत ये इस तरीके की भ्रामक प्रचार करना क्या है, इलीगल अपराध माना जाता है। और अभी पतंजलि के जो बाबा रामदेव जी हैं उनको इसी एक्ट के तहत क्या किया गया है, अभी समन वगैरह भेजा गया है और साथ के साथ में ये बोला गया है कि इन्होंने कोर्ट की भी अवज्ञा की है। कोर्ट की अवमानना इसलिए की है इन्होंने क्योंकि इनके ऊपर 2020-21 में ही कोर्ट ने बोला था कि आप इस तरीके के जो भ्रामक प्रचार है उसको रोक दीजिए, लेकिन जैसे ही इनको ये मिला कोर्ट की तरफ से आदेश, उसके दूसरे दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से उन्होंने वही सारी बातें बोली कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं या जो मेडिसिन होती हैं, अंग्रेज़ी दवाएं होती हैं, वो कामगार नहीं होती हैं और इनकी पतंजलि में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो 100% ट्रीट करते हैं बड़ी से बड़ी डिजीज़ को, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो लीवर से संबंधित हो। तो इस तरीके के मिसलीडिंग इन्होंने क्या किए, एडवर्टाइजमेंट किए, जिसकी वजह से फिलहाल इनको समन हुआ। तो हमारे लिए यहाँ पर जानना क्या ज़रूरी था कि किस एक्ट के तहत इनको समन हुआ है। तो ड्रग एंड मैजिक एक्ट जो है 1954 का, इसके तहत इनको क्या हुआ है, समन हुआ है, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक तरफ। ये टॉपिक कल का है लेकिन ये क्या किसी कारण से छूट गया था, पीपीटी में शामिल नहीं हो पाया था, इसलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाला सेक्टर जो होता है वहाँ पर ये बहुत ही काम का है। साथ के साथ में ये कहीं ना कहीं एमएसएमई टॉपिक से रिलेट करता है और एमएसएमई जो क्या है, सभी को मालूम है कि इकोनॉमिक में एक भारत की जीडीपी में तो 40% का योगदान देती है एमएसएमई। 40% का योगदान देने का मतलब है कि छोटे लेवल पे इतने सारे उद्योग हैं, एक तो बहुत ज़्यादा एमएसएमई के थ्रू रोजगार मिले हैं लोगों को, साथ के साथ में प्रोडक्शन वाला भी जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है एमएसएमई के रिगार्डिंग। तो देखेंगे हम कि क्या पहले न्यूज़ है, उसके बाद हम माइक्रो फाइनेंस के बारे में देखेंगे, साथ के साथ एमएसएमई में कौन सी कैटेगरी शामिल होती है इसको देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 2020-21 में एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्राइटेरिया जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो ये आपके प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना रहती है, इसलिए हम इसको देख लेंगे कि क्या होता है माइक्रो फाइनेंस और क्या होती है एमएसएमई। तो फिलहाल न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स ग्रो 21% टू 3.9 लाख करोड़। अभी बात की गई है कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है यानी कि जो सूक्ष्म वित्तीय जो ऋण होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन को कहते हैं सूक्ष्म वित्तीय ऋण। तो ये जो सूक्ष्म वित्तीय ऋण है अभी उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी देखी गई है, कितने, 21% की, 21% की बढ़ोतरी। और ये एक अच्छा सूचक है, क्यों, क्योंकि इससे जो छोटे लेवल पे जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं या छोटे लेवल पे छोटे उद्योगों को स्थापित करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। साथ के साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं होती हैं उनको खास करके इससे फ़ायदा होता है क्योंकि इनको लो रेट पे, लो इंटरेस्ट पे क्या होता है, लोन मिल जाता है और फिर ग्रामीण महिलाएं भी क्या होती है, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर पाती हैं। तो इससे रिगार्डिंग जो है वो ये पूरा मामला आया हुआ है, एक आंकड़ा आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि माइक्रो फाइनेंस जो लोन है अभी उसमें इंक्रीमेंट देखी गई है और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। तो पहले तो मैंने बात की कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। तो क्या होता है माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट भी इसको कहा जाता है, एक प्रकार की बैंकिंग सेवा होती है जो कि किसे दी जाती है,
कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया, कैसे, जो कम आय वाले व्यक्ति हैं या फिर कोई कम गरीब व्यक्ति है, कोई ग्रुप है जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उनको बैंकिंग सेवा मिलती है। माइक्रो फाइनेंस ऋण इसको कहते हैं। अब इसका पात्रता क्या होती है, तो जिस व्यक्ति की 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है, मतलब कि 3 लाख या 3 लाख से कम जिसकी एनुअल इनकम है, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, जो माइक्रो फाइनेंस लोन यानी कि MFI दिया जाता है, MFL दिया जाता है। इसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और वो जो लोन होता है वो किसको दिया जाता है, 3 लाख रुपए जिनकी एनुअल यानी कि वार्षिक आय है, ऐसे व्यक्ति इसके लिए पात्र होते हैं। माइक्रो फाइनेंस ऋण के रूप में प्रति परिवार केवल एक ही ऋण दिया जा सकता है। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्या सब पूरे परिवार में जितने लोग हैं उनको दिया जा सकता है, तो नहीं, एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही, 1 पर्सन ही एलिजिबल होता है इसके लिए कि उसको लोन दे दिया जाए, सो दैट वो क्या कर सके, अपना काम स्टार्ट कर सके। अब माइक्रो फाइनेंस लोन के साथ साथ जो नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन, दोनों का मासिक लोन दायित्व क्या होता है, मासिक आय के 50% सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि यह है कि किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है, मंथली वो जितना कमाता है, तो ये जो दोनों लोन है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस लोन हो या फिर नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन हो, उन दोनों का जो लिमिट है वो क्या होना चाहिए, उनकी मासिक आय से एटलीस्ट 50% से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोन ले रहे हैं तो अगर वो उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाएंगे तो फिर बैंक जो है वो घाटे में चला जाएगा। हमने जो NPA वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। तो जो मासिक आय है, यानी कि कोई व्यक्ति जितना दे सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके 50% ही क्या होना चाहिए, लोन का सीमा होनी चाहिए। तो ये जो है माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड मॉडल हुआ। इसमें वही पात्रता के लिए क्या क्या, जैसे कि नॉर्मली हम कोई ऋण लेने अगर बैंक से जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, चाहे कोई आपकी पासपोर्ट वगैरह हो गई, लाइसेंसिंग, जो भी बैंक रिक्वायरमेंट होती है बैंक के डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकते हैं। कब, अगर जिस परिवार की या आपके परिवार की आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम है। अब हमने बात की थी कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उससे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, तो MSME वाला जो सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। तो कई बार क्वेश्चंस आपको रिलेट करके पढ़ने पड़ते हैं, और साथ के साथ में कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसको क्या होता है, उसका दूसरे किस सेक्टर में इफेक्ट आ रहा है या प्रभाव पड़ रहा है, इसको रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि GS पेपर 3 से ये रिलेटेड है। ब्याज हो, चाहे वो उद्योग हो, सब चीज़ें इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं। तो MSME के बारे में देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा MSME की नई परिभाषा दी गई। इसमें क्या बात की गई है, हम टेबल के थ्रू देखेंगे। इसमें बात की गई है कि 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहले तो सूक्ष्म उद्यम होते हैं, लघु उद्यम होते हैं, और मध्यम, यानी कि इसको कहते हैं स्मॉल MSME, यानी कि क्या होता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, तो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, लघु यानी कि स्मॉल, और मध्यम यानी कि मीडियम। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में होता है। पहली बात तो इसमें 2 तरीके से बताया जाता है कि कौन सी कंपनी या कौन सा उद्योग जो है वो सूक्ष्म उद्योग में आता है, कौन सा लघु उद्योग में आता है, और कौन सा मध्यम उद्यम में आता है। ठीक है, तो आप पहले निवेश के मामले में अगर देखेंगे तो जो सूक्ष्म उद्यम है, यानी कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, वहाँ पर निवेश 1 करोड़ तक किया जा सकता है, और उसमें वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक का होना चाहिए। मतलब कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं उसमें 1 करोड़, साथ के साथ में 1 करोड़ का निवेश हो सकता है, 5 करोड़ का उनका टर्नओवर हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है, सालाना टर्नओवर हो सकता है, यानी कि टोटल उनका जो व्यापार है वो 500 करोड़ का हो, और 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ तक का उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया हो, उसको कहते हैं हम स्मॉल या सूक्ष्म इंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद आता है लघु यानी कि मीडियम, लघु यानी कि स्मॉल। पहले हमने माइक्रो देखा, अब हम स्मॉल देख रहे हैं। तो स्मॉल में क्या होता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए। तो स्मॉल उद्यम होते हैं जिसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं, और टर्नओवर कितना हो सकता है, 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक हो सकता है। ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए। तो पहले माइक्रो फाइनेंस में हमने बात की, जो सूक्ष्म उद्यम होते हैं उसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो लघु उद्यम होते हैं उसमें 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और जो मध्यम उद्यम होते हैं, जो हाईएस्ट कैटेगरी है इसके अंदर, उसमें 10 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये बात हुई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। उसके बाद अगर हम वार्षिक टर्नओवर की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम में 5 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए, लघु उद्यम में 5 से 50 करोड़ तक का व्यापार हो सकता है, टर्नओवर हो सकता है, और मध्यम
मीडियम जो यानी कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की है इसमें, वहाँ पर 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक का क्या हो सकता है, एनुअल टर्नओवर हो सकता है। तो ये जो है क्राइटेरिया है कौन से, जिसके थ्रू ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सा उद्यम, कौन सा एंटरप्राइजेस एमएसएमई के अंदर आता है। तो ये हुई बात। अब हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि भारत में इसका इफेक्ट क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत में लगभग जीडीपी का जो 40% है वो इन एमएसएमई के तहत योगदान दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं, रीसेंट आंकड़े नहीं हैं, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ ये है कि 40% का जो है योगदान किया जाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में। तो ये हुई जो चर्चा हमने स्टार्ट किया था माइक्रो फाइनेंस से, और कहाँ पर उसका यूज़ होता है, कहाँ उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है, एमएसएमई सेक्टर पे। तो हमने एमएसएमई का भी एक पीटी को ध्यान में रखते हुए क्विक आपका रिवीजन करा दिया है यहाँ पर। अब अगला ये जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल ये कच्चा तीव से रिलेटेड है। अभी जो हमारे ही चैनल पे सर ने भी एक इसके लिए पूरा हिस्ट्री जो है, इसकी पूरी हिस्ट्री और क्या विवाद है इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अभी बात क्या की गई है, इज़ द कच्चा तीव आइसलैंड डिस्प्यूटेड, इसमें बात की गई है कि क्या ये डिस्प्यूटेड है। तो पहले तो बात की गई है क्या कि नरेंद्र मोदी जी ने 31 मार्च को ये इशू जो है वो रेज़ किया, यानी कि उन्होंने ये विवाद उठाया, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ही निर्ममता के साथ हमारा जो कच्चा तीव आइलैंड था जो कि इंडिया का था उसको किसे सौंप दिया, श्रीलंका को सौंप दिया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये फिर एलिगेशंस लगाए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, कि इस तरीके से जो वोटर्स हैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, भावुकता जगाने के लिए, और तमिलनाडु के जो भी वोटर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए इस तरीके की बात की गई। खैर ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ थी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। फिलहाल हमारे लिए क्या है मुद्दा कि व्हेन डिड कच्चा तीव बिकम अ पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो इसमें पहले बताया गया है कि कच्चा तीव जो है वो श्रीलंका का पार्ट कब बना। तो सबसे पहले तो 1500 से लेकर के 1650 सेंचुरी के बीच में क्या होता, पुर्तगाली यहाँ पर क्या करते थे, राज करते थे इस रीजन में। उसी समय से श्रीलंका जो है वो इस रीजन के पीछे पड़ा हुआ था, मतलब वो चाहता था कि ये जो कच्चा तीव वाला रीजन है वो क्या हो जाए, इनके अंडर में आ जाए। लेकिन कुछ चीज़ें हुई, कुछ डिस्प्यूट होते रहे। उसके बाद 1921 में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था रामनाथ। तो रामनाथ जी थे, ये मैसूर के राजा थे, और इनके अंडर में क्या आता था, ये पूरा कच्चा तीव वाला आइसलैंड आता था। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये रामनाथ जी हैं, राजा रामनाथ जी हैं, 1921 तक तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं ऐसे ही। 1921 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ और 47 वगैरह के बाद में ज़मींदारी वगैरह वाली चीज़ें खत्म आई, तो उसमें क्या हुआ कि जो भी राजाओं के पास जो भी ज़मीन वगैरह थी वो क्या हो गए, गवर्नमेंट को धीरे धीरे कर करके दिया जाने लगा। फिर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई 1974 में, और 1974 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, ये कच्चा तीव आइलैंड जो है वो क्या कर दिया, श्रीलंका को दे दिया। जो वहाँ के जो पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, आई थिंक वो भंडार नायके जी, उनको इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे यहाँ पीएम हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, कच्चा तीव आइलैंड जो है वो सौंप दिया किसको, श्रीलंका को। तो 1974 से कच्चा तीव आइलैंड श्रीलंका के खेमे में चला गया। लेकिन फिर जब मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से तब से उन्होंने ये पूरा इशू रेस किया है। 2013-14 से ही मोदी गवर्नमेंट का ये रहा कि हमारा ये आइलैंड है और हमें ये मिलना चाहिए। ये इसलिए रहा क्योंकि अभी जो है इस टाइम पे ये पूरा रीजन आता है पाक स्टेट के बीच में, पाक जल डमरू मध्य के बीच में आता है ये पाक स्टेट। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कभी भी हमारे इंडियन मछुआरे चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। साउथ इंडियन वाला रीजन ऐसा है जहाँ पर जो मोस्टली आबादी जो है वो फिशरी वाले सेक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कि मछुआरे क्या हैं, अपना जीवन मछली को पकड़ के मछली पालन के द्वारा ही वहाँ पर चलाते हैं। तो पाक जल डमरू मध्य के पास में, जो कि यहाँ पर मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पर क्या है, पाक जल डमरू मध्य है। अब इस पाक जल डमरू मध्य के पास में चले जाते हैं कौन, इंडियन मछुआरे। और जब ये चले जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, यानी कि EEZ में आता है, यानी कि ये श्रीलंका के क्षेत्राधिकार में आता है। और फिर अगर इंडियन कोई मछुआरा वहाँ जाता है तो श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन नेवी उसको पकड़ करके क्या करती है, बंदी बना लेती है। तो ये फिर क्या होता है, दोनों देशों के बीच में बहुत ही समय से ये मुद्दा चलता आ रहा है। इसीलिए जो है पीएम मोदी चाहते हैं कि ये मामला ही ख़त्म कर दिया जाए। बार बार ये डिस्प्यूट हो रहा है, जब तक
तक अच्छे तरीके से सीमाओं का निर्धारण नहीं होगा तब तक ये डिस्प्यूट होता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कच्चातीव आइलैंड को वापस लेने के लिए बात करनी चाहिए। तो फिलहाल ये पूरा मुद्दा था। अभी जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि ये गलत चीज़ है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल तो 1974 के बाद से दे दिया गया है वो श्रीलंका को, तो वो उन्हीं का ही अधिकार हुआ। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो आप ज़मीन है, जो लैंड है, वहाँ पर तो आप सीमाएं निर्धारित कर सकते हो, वहाँ पर कोई इशू नहीं है, लेकिन आप समंदर के अंदर सीमा कैसे निर्धारित करोगे? समंदर के अंदर लाइन खींचना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, वहाँ पर एकदम से नहीं, एकदम एग्जैक्ट सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। साथ के साथ में मछुआरे जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये नहीं समझ होती है कि कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, क्या इंडिया और श्रीलंका की सीमा है, ये सारे इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से वो चले जाते हैं। तो जब तक ये पूरा इशू सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये मैटर पूरा सही से निर्धारित नहीं होंगी सीमाएं, तब तक क्या होगा, ये सारा मुद्दा चलता रहेगा। तो इसी में ये बात की गई है। मैंने यहाँ पर बता दिया हाउ वाज द 1974 एग्रीमेंट रिसीव्ड। तो हमने बात की कि जो श्रीलंका के जो पीएम थे भंडार नायके जी और इंडिया की जो पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बीच में ये पूरा मैटर हुआ था। तो ये है पूरा व्हाट हैज़ बीन द स्टैंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑन द इशू। तो हमने बात कर ली कि यूनियन गवर्नमेंट अभी क्या चाहती है, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि ये जो पूरा आइलैंड है, वो ये कच्चातीव वाला आइलैंड है, वो क्या हो जाए, वापस से इंडिया के पास में आ जाए। तो ये पूरा मुद्दा है। और ये आपके जीएस पेपर 2 में जब दो देशों के बीच में रिलेशन की बात आती है तब वहाँ पर आएगा। अगर कल भी ये टॉपिक अगर रिपीट होता है तो फिर हम इस टॉपिक को स्किप करेंगे और इसके जगह हम इंडिया और श्रीलंका के क्या संबंध हैं अपने जो भी कह लीजिए व्यापार से रिलेटेड या डिफरेंट सेक्टर्स में, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि बार बार सेम टॉपिक का रिपीटिशन होने से क्या होता है, टाइम का वेस्टेज होता है। तो हम वैसा काम करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। फिलहाल जो ओवरव्यू, जो हिस्ट्री होनी चाहिए थी, वो आज आपको इस एडिटोरियल के थ्रू पता चल गई है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, विल इंडिया एक्सपीरियंस मोर हीट वेव डेज दिस समर। तो बात की गई है, कल ही हमने देखा था कि आईएमडी ने इलेक्शन कमीशन को वार्न किया है। क्या वार्न किया है कि इस बार जो हीट वेव है वो क्या होने वाला है, एक तो टेम्परेचर राइज होने वाला है। हीट वेव होता कब है, कल मैंने बताया था कि अगर 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्मल डेज की तुलना में, तो हीट वेव आती है। दूसरी बात यह है कि आईएमडी ने इस बार बताया है कि जो पहले 4 से 5 दिन का हीट वेव रहता था वो अब क्या होने वाला है, जस्ट डबल, यानी कि 8 to 9 डेज का हीट वेव रहने वाला है। ये बहुत ही क्रिटिकल सीवियर है। अभी सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही वास्ट है। ये पूरा टॉपिक आपको जीएस पेपर 3 में जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है वहाँ से आपको रिलेट करना है। और इसका पूरा मेन कारण क्या है, तो कारण यही है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो आईएमडी ने क्या बात की है। आईएमडी ने बात की है, द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन मंडे अनाउंस्ड अबाउट एवरेज हीट वेव डेज फॉर इंडिया इम्पैक्टिंग साउदर्न, सेंट्रल ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो बात की गई है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, साउथ वाला रीजन है और सेंट्रल इंडिया है, वो क्या है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हीट वेव का इफेक्ट झेलने वाला है। और ये कब होने वाला है, अप्रैल टू मई। जनरली हीट वेव जो है वो मार्च से लेकर के पूरे मई महीने तक रहती है। तो मार्च तो बीत चुका, अब अप्रैल वाला अप्रैल और मई वाले मंथ में क्या होने वाला है, इसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। साथ के साथ में इसमें बात की गई है कि ये पूरा कंसर्न क्यों उठ रहा है, क्योंकि ये कंसर्न उठ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक आउटपुट के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक आउटपुट अभी जो हमारा आया है, यानी कि जल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उसमें कहीं कमी देखी गई है। अब कमी देखी गई है तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको जनरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोयले वगैरह का यूज़ करके इलेक्ट्रिक जो है वो पैदा की जाएगी। अभी एक 2-4 दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि पावर की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है ओवरऑल इंडिया में, स्पेशली जो यूपी वाले रीजन है या उसके आसपास के सेंट्रल इंडिया वाले रीजन है। तो पावर में जब कमी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कमी आएगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात होगी। और इंडिया में जो मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जनरेट होती है वो कोयले पे बेस्ड होती है। 80% कोयले का यूज़ करके लगभग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। अब कोयले का यूज़ अगर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस आर्टिकल में बात की गई है कि हमारे लिए एक कंसर्न ये है कि जो हाइड्रो पावर का जो लेवल है वो कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो रही है, तो हमें उसको बढ़ाना भी है। साथ के साथ हमारा कंसर्न ये है कि हमने एक प्लेज ले रखा है एनडीसी का। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें हमने क्या बात की है कि 2030 तक हमें क्या करना है, जो भी
कार्बन एमिशन है उसको 45% तक क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। तो ये एनडीसी जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2030 तक हमें इसको प्राप्त करना है। और अभी जो कंडीशंस दिख रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब हमें कोल पर डिपेंडेंसी हमारी जाता है, तो फिर हमें कोल के डिपेंडेंसी का हम अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं खोज पाए हैं। हम सोलर एनर्जी के थ्रू बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत, जितनी हमारी अभी फ़िलहाल ज़रूरत है उस लेवल पे हम उसको रीच नहीं कर पाए हैं। तो अभी भी हम कहीं ना कहीं कोल के ऊपर डिपेंड हैं। दूसरी चीज़ इसमें बोली गई है व्हाट डज द फॉरकास्ट सेज। तो फॉरकास्ट में यही बात की गई है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, एल नीनो का इफेक्ट होने वाला है। हमने बात की हुई है कि जब भी एल नीनो का इफेक्ट होता है तो इंडिया में और साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बारिश की यानी कि मानसून की कमी हो जाती है। और एल नीनो इफेक्ट होता क्यों है, जो कि पैसिफिक वाला रीजन होता है, वहाँ पर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से ये एल नीनो इफेक्ट होता है। अब एल नीनो इफेक्ट की वजह से इंडिया में मानसून का कमी आएगी, और मानसून कमी होने से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, गर्मियाँ बढ़ेंगी और फिर हीट वेव जैसी कंडीशन आएगी, ये फोरकास्ट कहता है। साथ के साथ इसमें एक आंकड़ा बताया गया है कि इस साल जो जनवरी 2024 था वो पिछले 175 सालों में सबसे गर्म जनवरी थी, और ये जो रिकॉर्ड है वो हर साल दर साल टूटने वाला है। 2023 में भी जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का मंथ ऐसा था जो बहुत ही गर्म था। अब जनवरी 2024 आया है, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। और क्लाइमेट का भी प्रभाव ऐसा है कि आने वाले समय में हर साल ये खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी, क्लाइमेट और टेम्परेचर। तो इसमें बात की गई कि पिछले 175 सालों में जनवरी जो है सबसे गर्म रही। तो फिर ये सारे रीजंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़े लेवल पे क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। फिर इसमें बात की गई है कि व्हाट इज़ अ हीट वेव। तो कल मैंने बताया था कि हीट वेव क्या होता है। इसमें बात की गई है कि अगर टेम्परेचर जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मली जब टेम्परेचर रहता है, अगर उससे क्या हो 4 to 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, मतलब कि मान लीजिए किसी रीजन में 30% सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है किसी गर्मियों के दिनों में, और वो बढ़ करके कितना हो जाए, 4 से 6% की उसमें वृद्धि हो जाए, तो माना जाता है कि हीट वेव आ गई है या हीट वेव है। और ये लगातार 2 दिन तक होना चाहिए, कंटिन्यूसली 2 दिन तक अगर ऐसे टेम्परेचर राइज होता है तो उसको हीट वेव माना जाता है। साथ के साथ में अगर जो किसी एरिया का टेम्परेचर 40% यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो भी वहाँ पर माना जाता है कि हीट वेव की कंडीशन है। तो हमने ये बात कर ली कि हीट वेव होता क्या है, और ये 40 से बढ़ करके 45 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है कभी कभी। अब बात की गई है व्हाट इज़ द कॉजिंग एंड इंक्रीज इन हीट वेव डेज। तो इसमें बात की गई है कि क्या रीज़न है। तो पहली रीज़न तो ये बताई हमने एल नीनो इफेक्ट की। दूसरा रीज़न हमने क्या बताया कि जो इंडिया में जो भी टेम्परेचर है उसमें कहीं ना कहीं क्लाइमेट के साथ साथ में, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में जो हम इंटेंस लेवल पे कोल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है। एक PLOS जनरल है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि अप्रैल 2023 में जो हीट वेव है ऑल ओवर द वर्ल्ड आर गेटिंग मोर रीथलेस होने वाला है, इंटेंस होने वाला है, लीथल होने वाला है। यानी कि 2023 अप्रैल 2023 के बाद से आने वाले समय में ये PLOS एक ऑर्गेनाइजेशन या जनरलिज का सेक्टर में काम करने वाले संस्था है, उसने बोला है कि आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज वाला इशू है या हीट वेव है वो और ज़्यादा क्या होने वाला है, इंटेंस होने वाला है, लीथल होने वाला है, बहुत ही भयानक होने वाला है। ठीक है। और साथ के साथ इसमें यह भी बात की गई है कि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर होने वाला है, तो इंडिया वाले रीजन में 90% इफेक्ट पड़ने वाला है इस क्लाइमेट चेंज का। तो ये एक इशू रहा क्या है कि इंडिया इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है। तो जो हमारा हेडलाइन था कि क्या इंडिया हीट वेव को एक्सपीरियंस करेगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली करेगा, क्योंकि क्लाइमेट का ऐसा प्रभाव हो ही रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो इससे अफेक्ट हो रहा है, और इंडिया तो 90% क्या होगा, अफेक्ट होगा ही होगा। क्योंकि हम कहाँ पर आते हैं, हम ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं, हम कर्क रेखा से बहुत पास में आते हैं, 23.5 डिग्री के पास में ही आते हैं हम। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहता है, और इसकी वजह से हमें क्या होने वाले हैं, इसके सब साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं, तो जैसे इसमें बोला गया है कि फूड प्रोडक्शन में कमी आएगी, डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जो भी पेंडेमिक वगैरह है इस वजह से भी आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। साथ के साथ में क्या होने वाला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हायर टेम्परेचर कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय कॉजिंग हीट स्ट्रेस एंड इवन डेथ। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि हीट वेव से कई बार क्या होता है कि इंसान की
मेंटल लेवल पे भी, हेल्थ के लेवल पे भी, और साथ के साथ डेथ के लेवल पे भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था पूरा मुद्दा हीट वेव से रिलेटेड। हमने इसमें आंकड़ों के थ्रू बात की, साथ के साथ हमने ये बात की कि गवर्नमेंट का क्या अभी डिटर्मिनेशन, हमने जो एनडीसी ले रखा है 2023 तक, उसको भी कम करना है। हीट वेव क्या होता है हमने इसको भी देख लिया। तो ये आपको जीएस पेपर 3 में आंकड़े जब वहाँ पर आपको जुटाने हैं या कारण बताने हैं कि क्यों हीट वेव आ रही है, तो वहाँ पर बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगला हमारा टॉपिक क्या है, श्रीलंकन मीडिया हिट्स आउट अ मोदी जयशंकर कच्छातीव रिमार्क्स। तो अभी हमने पूरी इस टॉपिक पे बात की है कि अभी तो फिलहाल मोदी जी ने बोला था, उसके बाद एस जयशंकर जी ने कुछ अपनी बात रखी थी। अभी फिलहाल जो श्रीलंका की जो मीडिया है उसने बोला है इस तरीके से। तो बोला गया है कि पॉलिटिसाइजिंग किया जा रहा है इस पूरे टॉपिक को, अपने चीज़ों को, अपने हितों को भुनाने के लिए, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरीके के मुद्दे को फिर से राइज करना सही नहीं है। इससे दो देशों के संबंध क्या होते हैं, खराब होते हैं। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आज के डेट में जो ई कॉमर्स का ज़माना है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और फूड बेवरेज भी आजकल मिलने लगे हैं। तो पहले तक तो सिर्फ सामान मिलता था, कपड़े वगैरह मिलते थे, अब तो खाने पीने की चीज़ें भी ऑनलाइन ही अवेलेबल है। साथ के साथ में जोमेटो, स्विगी, इन सब का भी दौर चल रहा है। तो अभी एक नई गाइडलाइन आई है, क्या है उसमें, ई कॉमर्स साइट्स टोल्ड टू क्लासीफाई फूड आइटम्स करेक्टली। तो FSSAI जो है, जो पूरा देखता है फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है, इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है और सारी ई कॉमर्स कंपनियों को ये बोला है कि जो भी वो फूड आइटम्स अपनी साइट पर डालते हैं उसके बारे में उनको पूरी डिटेल देनी होगी, वो भी सही सही। कई सारे साइट्स हैं जहाँ पर एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी बिकती है, तो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे कुछ भी नहीं परोस देना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी कंज्यूमर है उसकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। तो FSSAI ने अभी क्या है, नई गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने बोला है कि जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, इंश्योर करेंगी द अप्रोप्रिएट कैटेगराइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड ऑन देयर वेबसाइट। तो FSSAI ने बोला है कि वो इंश्योर करेंगी कि उनके वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या है, अप्रोप्रिएट है। साथ के साथ में एक स्पेशल कैटेगरी होगी उनकी कि हाँ, ये पेय पदार्थ है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, ये कितना पॉजिटिव नेगेटिव क्या इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें। तो FSSAI के रिगार्डिंग ये बात की गई है। तो हम थोड़ा सा FSSAI के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना, एक तो पहली बात ये जान लीजिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय कहते हैं इसको हिंदी में। सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं, ये ऐसी निकाय होते हैं जिनको एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। यानी कि FSSAI की स्थापना कब हुई है, 2006 में एक अधिनियम ला करके FSS के नाम से इसको लाया गया 2006 में। ये काम क्या करती है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पर, उनको रेगुलेट करती है, समय समय पर देखती है कि कहीं कोई कंपनियाँ, कोई व्यक्ति भ्रामक तरीके से इनका मिसयूज़ करके लोगों के हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है। तो 2006 में ये पूरा एक्ट आया था, 2011 में इसमें संशोधन हुआ था। काम क्या करता है, जितने भी इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी वगैरह चेक करना, उनके रिलेटेड टाइम पे क्या करना, अपने एडवाइजरीज जारी करना। कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो चूंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है। जो परिवार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंदर ये आता है FSSAI। तो ये छोटी सी एक न्यूज़ थी, गाइडलाइन थी, उसको हमने डिस्कस किया, साथ के साथ FSSAI के बारे में देख लिया, क्योंकि PT के लिहाज से ये भी जानना ज़रूरी है। अब हमारी अगली न्यूज़ क्या है, फॉर्मर ऑपोजिशन फिगर डायोमाई फाई टू स्वॉन इन एज अ न्यू सेनेगल प्रेसिडेंट। तो सेनेगल के एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम क्या है, डायोमाई फाई। ये जो है फिलहाल जेल में थे, जेल से छूट कर आए और 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। अगर किस्मत हो तो ऐसी होनी चाहिए। और कितनी हो, 39 ईयर ओल्ड, इनकी ओल्ड फैक्ट्री वर्कर हु वर्कड ऑन, तो मतलब ये जो है बहुत ही कम एज के हैं और अभी दिख भी रहे हैं वो कम एज के। और क्या हुआ है, इनको फिलहाल सेनेगल का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो हमारे लिए ये तो वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि सेनेगल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो UPPSC में हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो वहाँ पर कैसे प्रश्न बनते हैं कि जो अफ्रीकन वाला रीजन होता है, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे देश हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन वाला या सहारन अफ्रीकन वाला रीजन देखेंगे, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे से देश होते हैं, या कोई आइसलैंड कंट्री
कंट्री होती है वहाँ पर अगर कोई नया प्रेसिडेंट या पीएम बनता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसलिए सेनेगल आइसलैंड को हमने देख लिया कि जो डायमाइस फाई जी हैं वो सेनेगल के प्रेसिडेंट बने हैं। अब थोड़ा सा हम इसका क्या देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल स्टेटस देख लेते हैं कि ये कहाँ पर आता है। तो ये जो है सेनेगल जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये आता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है सेनेगल। कहाँ पर है, बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है वहाँ पर ही आता है। अभी फ़िलहाल हम सेनेगल देखते हैं, फिर आपको मैं इसका एग्जैक्ट जो पूरा अफ्रीका का मैप के थ्रू दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट इसकी स्थिति क्या है। तो सेनेगल ये रहा, सेनेगल ये पूरा एरिया है सेनेगल का, और इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी है ये डकार। बिल्कुल एकदम अटलांटिक ओशन से लगता हुआ है, तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ है, इसकी राजधानी है। और इसके ऊपर क्या है, तो आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो मॉरिटानिया है, और अदर यहाँ पर उसके अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो माली कंट्री आती है। ये सभी क्या है, जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है। और नीचे आप देखेंगे तो गिनी बसाऊ और गिनी जो पापुआ जो गिनी बोला जाता है वो है। और ये पूरा जो देश है वो किस समुद्र में या किस महासागर में आता है, तो ये आता है अटलांटिक ओशियन के अंदर। तो अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा साझा होती है सेनेगल की। इसकी राजधानी कहाँ पर है, डकार में। और ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीकन कंट्री है। इसके नॉर्थ में आपको मॉरिटानिया दिखेगा, इसके ईस्टर्न साइड में आपको माली दिखेगा, नीचे आपको गिनी दिखेंगे, और इसके लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्ट साइड में पूरा अटलांटिक ओशन है। तो ये है एक तटीय देश है, ये याद रखिएगा। अब हम एग्जैक्ट इसकी कंडीशन देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा ये देश है यहाँ पर सेनेगल। देखिए यहाँ पर ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा देश है। नाम क्या है इसका, सेनेगल। राजधानी इसकी डकार है। और इसके ऊपर क्या है, मॉरिटानिया है, यहाँ पर माली है, यहाँ पर हमने गिनी देख ही लिया। ये पूरा कौन से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर आता है। और ये पूरा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका के वेस्टर्न सहारा वाले एरिया से लगा हुआ है, और अफ्रीका का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये सेनेगल। तो ये हमने देख लिया पूरा इसकी अवस्थिति के बारे में। यहीं से आपसे प्रश्न बनते हैं, अगर जो भी मैप के क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनते हैं कि वो तटीय क्षेत्र है या लैंडलॉक कंट्री है, या उसके ईस्ट में कौन है, उसके नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो साउथ में आपको पहले बताया गया है कि गिनी बिसाऊ और गिनी है इसके साउथ में, नॉर्थ में मॉरिटानिया है, और इसके ईस्टर्न साइड में क्या है, माली है, माली की राजधानी बमाको, और सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार। ये इसके लेफ्ट साइड में या वेस्ट साइड में जो पूरा अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक वाले रीजन में ये आता है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, जहाँ के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन, जिनका नाम है डायोमायो फाए। तो ये हुई पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए सो दैट हम आपके लिए अच्छा काम करें। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो नोटबुक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी।